नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने औद्योगिक और व्यावसायिक संगठन फिक्की की 93वीं सालाना बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना महामारी के बाद जितनी तेजी से हालात बिगड़े थे, उतनी ही तेजी के साथ सुधर भी रहे हैं। कृषि सुधारों पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के किसान अपनी उपज को मंडियों के साथ बाहर भी बेच सकते हैं। वे अपनी उपज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बेच सकते हैं। हम किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए ये सभी पहल कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में भारत ने ऐसी सरकार देखी है जो सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के सपनों को समर्पित है। पीएम ने कहा कि कृषि सेक्टर और उससे जुड़े अन्य सेक्टरों के बीच सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में फसलों पर एमएसपी बढ़ी है। हमारी कोशिश है कि मार्केट में बैलेंस बनाया जा सके। किसानों के आंदोलन से आम लोग परेशान हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसानों के लिए एमएसपी चलती रहेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजा था, लेकिन किसानों की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हाईवे पर सभी टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया है। सरकार कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कृषि कानून वापस लेने के अलावा किसान कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन में माओवादियों की घुसपैठ पर बाकी प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हमला बोला है। उन्होंने पूछा है कि कहाँ है माओवादी? अगर सरकार को मिल रहे हैं तो हमें दे दें, हम उनसे खेतों में काम करवाएंगे। उन्होंने कहा कि खुफिया तंत्र को उन्हें पकड़ लेना चाहिए था। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है। राहुल ने कहा कि भीषण ठंड में 17 दिनों के आंदोलन में 11 किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब बताएं कि किसानों को कितनी आहुति देनी होगी। सीएम योगी किसान आंदोलन की थाह लेने पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरे पर सीएम योगी बीजेपी के सांसद, विधायकों और लोकल नेताओं से लंबी बातचीत करेंगे। योगी की पश्चिमी यूपी यात्रा का मकसद किसान आंदोलन से निपटना और उन्हें अपना बनाना है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। किसान आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि चौटाला किसानों को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। भारतीय किसान मंच के हरियाणा प्रमुख बूटा सिंह ने दुष्यंत चौटाला पर बड़ा बयान दिया है। बूटा सिंह ने कहा कि दुष्यंत कुर्सी से चिपके हुए हैं। अगर वो समझदार होते तो उन्हें पहले ही दिन इस्तीफा देकर किसानों से जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन वो डिप्टी सीएम के पद पर बने हुए हैं। यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था ने किसान आंदोलन और शरारती तत्वों को लेकर बयान दिया है। एडीजी ने कहा कि किसानों का आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन शरारती तत्व इसमें घुसकर हिंसा फैलाना चाहते हैं, मगर पुलिस उनको ऐसा करने नहीं देगी। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि किसान अब फसल के साथ ही बिजली भी पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान अब अतिरिक्त ऊर्जा या नवीकरण स्रोतों का उपयोग कर सोलर ऊर्जा प्लांट लगाएंगे। अपने उपभोग के बाद शेष बिजली को पावर कारपोरेशन को बेच सकेंगे। सीएम योगी ने प्रदेश के 12 जनपदों में राजस्व विभाग के अधीन निर्मित आवासीय और अनावासीय भवनों का लोकार्पण किया। इसका लोकार्पण सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। सीएम ने कहा कि ये करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक के बजट की परियोजनाएं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19-20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सूत्रों ने बताया कि शाह के दौरे में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। सीआरपीएफ के अलावा बीएसएफ भी तैनात की जा रही है। केंद्र सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को बंगाल से वापस बुला लिया है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर हमले को देखते हुए ये फैसला किया गया है। इन अधिकारियों पर नड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। तीनों अधिकारियों को गृह मंत्रालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज कोलकाता के कार्यालय पहुंचे हैं। वो पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान स्वयंसेवकों के साथ बैठक करेंगे। नड्डा के काफिले पर हमले के बाद मोहन भागवत का बंगाल दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ता एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बर्धमान जिले के डूंगरपुर में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों दलों ने एक दूसरे पर बवाल भड़काने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने सीएम ममता बनर्जी को राक्षसी बताया है। उन्होंने ममता बनर्जी के लिए ताड़का शब्द का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के संपर्क में आने के बाद ममता बनर्जी की मानसिकता दहशतगर्दों जैसी हो गई है। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी ने भारतीय सैन्य अकादमी के पास हो रहे कैडेट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आंतरिक और बाहरी खतरों से देश की सुरक्षा के लिए खुद को तैयार रखें। उन्होंने कहा कि युद्ध कौशल और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ साथ चलनी चाहिए। कोरोना महामारी संकट से जूझ रहे करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अभी तक लगभग 89 लाख करदाताओं को 1,45,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है।
सीबीआई की कस्टडी से 103 किलोग्राम सोना गायब हो गया है। इसकी कीमत करीब 45 करोड़ बताई जा रही है। सोने को सीबीआई की सेफ कस्टडी में रखा गया था। बता दें कि सीबीआई ने साल 2012 में चेन्नई के सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दफ्तर से सोना बरामद किया था। केंद्र सरकार ने परिवार नियोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वेच्छा से किया जाता है, जिसके तहत शादीशुदा जोड़े को परिवार नियोजन की आजादी होती है। यूपी के सीएम योगी को एक बार फिर व्हाट्सएप पर धमकी मिली है। इंस्पेक्टर ने बताया कि डायल 112 सेवा के व्हाट्सएप पर किसी सिरफिरे ने धमकी दी है। इंस्पेक्टर ने बताया कि पड़ताल में नंबर आगरा के एक युवक का निकला है। दोनों जिलों की पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दिल्ली के मेयर हर्ष मल्होत्रा ने आप विधायक का घेराव करने का ऐलान किया है। मेयर ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता सोमवार को आप के सभी 62 विधायकों के घरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे ताकि सीएम केजरीवाल की नींद खुले और एमसीडी का पेमेंट कर दें। दिल्ली एमसीडी के तीनों मेयरों ने सीएम आवास के बाहर धरना देने के दौरान बड़ा ऐलान किया है। तीनों मेयर ने कहा है कि अब वो लोग अपना दफ्तर धरना स्थल से ही चलाएंगे। ये कार्य तब तक चलेगा जब तक सीएम केजरीवाल एमसीडी का पेमेंट नहीं कर देते। दिल्ली सीएम आवास के बाहर से तीनों मेयरों के दफ्तर चलाने का आप विधायक आतिशी ने स्वागत किया है। आतिशी ने कहा कि अगर तीनों मेयर सीएम आवास के बाहर से दफ्तर चलाएंगे तो कम से कम उनका दफ्तर तो चलेगा, जिससे दिल्ली की जनता का काम होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में हमीदिया अस्पताल में बिजली चले जाने से कोरोना के 3 मरीजों की जान चली गई है। तीनों मरीज कोरोना संक्रमित थे और वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। सीएम शिवराज चौहान ने इस लापरवाही को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर यूपी सरकार की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में वाराणसी के जैतपुरा थानाध्यक्ष ने मुख्तार के करीबी मेराज पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। मेराज पर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। हिमाचल की लाहौल घाटी में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में करीब 6 इंच से 1 फुट तक ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 3 बंद हो गया है। मनाली केलंग मार्ग बंद होने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार 10 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को नववर्ष का तोहफा देने जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 13% डीए करने जा रही है। ये जुलाई 2021 से लागू होगा। बता दें कि वर्तमान में 12% डीए मिल रहा है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लव जिहाद में फंडिंग होने का दावा किया। साक्षी ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों की बोली लगती है। कट्टर हिंदू लड़की का रेट 11 लाख रुपए होता है, जबकि ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी के अलग अलग रेट फिक्स है। छत्तीसगढ़ के सीएम पद पर 2.5 साल के फार्मूले की चर्चाओं के बीच भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। सीएम बघेल ने कहा है कि वो कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर राज्य का सीएम बने थे। अगर उनको हटने को बोला जाएगा तो वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। जिला पंचायत चुनाव का आज मतदान हो रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि गोवा जिला पंचायत की 50 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसमें से 41 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। श्रीनगर की एनआईए अदालत ने जमीयत के जम्मू कश्मीर प्रमुख की जान लेने वाले सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि साल 2011 में श्रीनगर के मैसूमा की मस्जिद के बाहर बम धमाका किया गया था। इसमें जमीयत के शौकत शाह की जान चली गई थी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार सप्ताह 4 दिसंबर को समाप्त हो गया है। इस सप्ताह में मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विदेशी मुद्रा भंडार 4.525 अरब डॉलर से बढ़कर 579.346 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये आंकड़े आरबीआई ने जारी किए हैं। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या को कोरोना हो गया। उन्होंने कोरोना होने की जानकारी ट्वीट कर दी है। साथ ही संपर्क में आने वालों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी है। मंत्री रेखा ने कहा है कि डॉक्टरों की निगरानी में मैंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। हिमाचल सरकार निजी कॉलेजों के प्राचार्यों पर सख्त हो गई है। नियामक आयोग ने 300 निजी कॉलेजों के प्राचार्यों की योग्यता की जांच शुरू कर दी है। इनमें से कई पर गाज गिर सकती है। बता दें कि इससे पहले निजी महाविद्यालयों के 3 वीसी पर कार्रवाई की जा चुकी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अपनी चुनावी याचिका खारिज होने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि कोर्ट ने हमें नीचा दिखाया है, उसके पास कोई विवेक और साहस नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पहले जॉर्जिया समेत कई अदालतों ने ट्रंप की याचिकाएं खारिज कर दी थी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। सीएम ने बताया है कि उद्योग मंत्रालय को राज्य में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उत्पादन का हब बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है, ताकि इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी के लव जिहाद अध्यादेश को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई है। इसमें याचिकाकर्ता सौरभ कुमार ने अध्यादेश को नैतिक और संवैधानिक रूप से अवैध बताया है। साथ ही हाईकोर्ट से इसे रद्द करने की मांग की गई है। कन्नौज के रहने वाले एक फौजी ने अपने ही भाई पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। फौजी ने इसकी शिकायत कोतवाली में चल रहे समाधान दिवस पर की है। कोतवाल विनोद मिश्रा ने मौके पर आकर जांच की बात कही। बता दें कि सैनिक की तैनाती बेंगलुरु में है।
सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध किया है। पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद के नेतृत्व में लोगों ने बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जवाहर प्रसाद ने कहा है कि अब ममता को दीदी कहने में शर्म आ रही है। रामपुर डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ठंड बढ़ने को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने मरीजों का हालचाल जाना। उन्होंने मरीजों के तीमारदारों के रहने के लिए रैन बसेरे की सुविधा दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया। हैदराबाद निवासी 43 वर्षीय इंजीनियर रविकांत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। रविकांत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप जीत ली है। इसमें दुनिया भर में 668 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। रविकांत बतौर इंजीनियर सिंगापुर में तैनात है। भारत ए के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया ए की टीम 108 रन पर ढेर हो गई। भारत की तरफ से नवदीप सैनी और मोहम्मद शमी ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ए ने अपनी पहली पारी में 194 और दूसरी पारी में 4 विकेट पर 249 रन बनाए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में न्यूजीलैंड ने 460 रन बना लिए हैं। जवाब में वेस्ट इंडीज ने 8 विकेट पर 124 रन बनाए। वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन से बचने के लिए अभी भी 136 रन की जरूरत है। न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। डी कॉक को अगले समर सीजन के लिए टीम की कमान सौंपी गई है। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका को दिसंबर से मार्च के बीच 7 टेस्ट मैच खेलने हैं। जनवरी में श्रीलंका दौरे पर जाने वाली इंग्लैंड क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। 2 टेस्ट मैच के इस दौरे के लिए ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को आराम दिया गया है। दोनों खिलाड़ी भारत के खिलाफ फरवरी से शुरू होने वाली सीरीज में टीम का हिस्सा होंगे। युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग को सैयद मुश्ताक अली टी20 चैंपियनशिप के लिए यूपी का कप्तान बनाया गया है। यूपी क्रिकेट संघ के परिचालन अधिकारी ने बताया कि लेग स्पिनर करण शर्मा को उप कप्तान बनाया गया है। अभी चैंपियनशिप का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।